कहाँ ये लड़का है ना, एकदम समझ में नहीं क्या आता हो गया है, जी? पढ़ाई काहे लिखाई आप- में एकदम उसको मन नहीं लगता है। क्या हो गया ऐसे? कहा एकदम अस्त व्यस्त परेशान, एकदम दुखी आत्मा जैसा जो है। अरे परेशान नहीं हो तो क्या करे, आपका तो एक है ना, एक बेटा है, कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे दो दो बच्चे हैं, अब दोनों का पढ़ाई लिखाई देखना पड़ता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, क्या करे, उसके आगे पीछे दौड़ना पड़ता है एकदम। एक बेटा है का? एक के गो रखे हुए तब ना है। कम परिवार सुखी इंसान नहीं सुने हैं। तो हमारा कौन एक दर्जन है, दुइये को ना बेटा है जी। तो दूगो है ना जी। हाँ। तो परेशान का है? अरे क्या करे, अरे पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं, क्या करे, उसके भविष्य के लिए सोचना पड़ता है ना। अरे अपनी चिंता को अगर सही जगह पर अगर रखिएगा ना, तब जाकर के समाधान मिलेगा। ऐसे आप खुद अपने आप में अस्त व्यस्त परेशान हो रहे, इससे क्या हो जाएगा आपको बताते हैं? अरे आप भी कभी कभी गजब करते हैं, हमको अरे शौक भाई, लगा हुआ है क्या जी कि हमको परेशान होने का। अब क्या है ना ममता जी, बच्चों की जो भविष्य की बात कर रहे हैं ना आप, ये सिर्फ गार्जियन का ही जिम्मेवारी नहीं है, अब अध्यापक का भी जो है जवाबदेही है। ये बात एकदम सही कहे, अध्यापक के चलते ही तो बच्चा बिगड़ रहा है। नहीं, अब नहीं बिगड़ेगा। अब हमारे देश में क्या है ना कि नई शिक्षा नीति आई है। बच्चे का भविष्य निर्माण अब स्कूल के ऊपर भी निर्भर करता है। नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के आने से क्या है कि स्कूल का जो पूरा माहौल है ना, पूरा कल्चर जो है ना, बिल्कुल चेंज हो गया है। बचपन से ही बच्चे के ऊपर एकदम हंसी खेल में, पहले बच्चा देखते हैं हम लोग अपना टाइम पे बस्ता लेके भाग जाते थे बाहर जो है। अब बच्चा स्कूल जाने के लिए चाहता है कि नहीं, स्कूल से खुद ही तैयार हो जाता है, चला जाता है स्कूल। लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाता है। तो देखिए, आपका जो परेशानी है ना, वो सारा सोल्व हो जाएगा। अविनाश चंद्र झा सर जो है डीएवी से आज आए हुए हैं, उनसे बैठ करके मिल करके हम बातचीत करेंगे। आप भी आ जाइए, वहाँ पे बैठ करके ये जो चिंता आप यहाँ पे परेशान हो रही है ना, वहाँ पे आकर के सही जगह पर निशाना लगाइएगा तब ना जी। वहाँ पर बैठ करके उनसे बात कीजिए, सारा कुछ उनको बताइए। वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, इस चीज़ के जानकार हैं, तो वो आपको पूरा सही समाधान जो है वो दे पाएंगे। नहीं, अविनाश सर के बारे में तो बहुत अच्छा हम भी सुने हुए हैं। आइए पीछे से। ठीक है, हम आते हैं। चलिए ठीक है। ठीक। सर प्रणाम। सर सबसे पहले तो अपने के बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम गांव घर में। सर हमारा गांव के महिला हैं ममता जी हैं, वो काफ़ी देखते हैं सर, जैसे बाल बच्चा के पढ़ावे खातिर आदमी प्रयास करो है ना, तो निरंतर वो प्रयासरत रहते हैं, लेकिन उनका बच्चा का परफॉर्मेंस जो है सर, जो प्रॉपर स्कूल में जो गाइडलाइन होवे के चाहिए सर, वो नहीं हो पाता है सर। तो आपके बारे में पता चला सर, तो उनको हम बुलाए हैं, वो आते ही होंगे सर। ये देखिए आगे ममता जी सर, प्रणाम सर। बैठे हो। आपको जो भी पूछना है आप सर से आप जो है पूछ लीजिए आप। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे ना कि हमारे बच्चा लोग जो है पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस स्कूल में भेजते हैं वहाँ पर ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, और पढ़ाई नहीं हो रही है तो वो एकदम परेशान हो गया है, ना ठीक से पढ़ पाता है, क्या करेगा भविष्य में समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो आप ये बताएं कि आपके बच्चे किस क्लास में हैं? सर एक तो 7th क्लास में है और एक है 6th क्लास में। देखिए अभी जो 6th और 7th, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज में बच्चे में कहीं ना कहीं जो एक टीनेजर एज ग्रुप है वो लगभग देखा जा रहा है कि शुरू हो जाता है 12 से 13 साल के बाद जब है टीनेजर एज ग्रुप शुरू हो जाता है। तो इस समय में बच्चे में ये भावना हरदम रहती है कि मुझे किस नाम से जाना जाए, किस आइडेंटिटी के नाम से जाना जाए। तो हमें ज़रूरी है कि बच्चे को पहले फोकस करवाएं और उसके जो दिन भर का एक्टिविटी है, पेरेंट्स बैठ करके उनके साथ थोड़ा बात करें। आजकल के पेरेंट्स इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण जब कभी भी बच्चा स्कूल से आया वो मोबाइल हाथ में लेकर के इवन होमवर्क भी करता है तो मोबाइल के थ्रू ही करता है, जिसके कारण उसमें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसको सर्वांगीण विकास आप कहते हैं। और कहीं ना कहीं प्ले ग्राउंड में नहीं जाकर के बच्चा मोबाइल पर ही गेम खेलना शुरू करता है, जिसके कारण उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता को भी ध्यान देने की चीज़ है, और स्कूल में तो ध्यान दिया ही जाता है, किसी भी स्कूल में ये निश्चित जो है सर्वांगीण विकास का ध्यान जरूर रखा जाता है।
सर एक बहुत बढ़िया प्रश्न अभी यहाँ पे उठले सर कि सर्वांगीण विकास आजकल ये टेंडेंसी हर बच्चा में देखल जा रहा है कि जैसे मोबाइल में लगल रहना, इवन अगर होमवर्क भी बना रहे हैं तो मोबाइल में मिनिमाइज करके वो कोई दूसरे प्रोग्राम मोबाइल में चालू है सर। तो ये एक तरह से सर आज के नीड भी है सर कि मोबाइल बच्चा को आप अगर ये चाहिएगा कि बिल्कुल ना दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो है सर, इससे बचने का क्या उपाय है सर, क्या रास्ता क्या है सर? देखिए, मोबाइल आप बच्चे को दें, लेकिन उस बच्चे के साथ आपको खुद रहना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो 6-7 का होता है उसका उम्र 11 या 12 साल है, उसमें उतनी समझ नहीं होती है। लेकिन हम पेरेंट्स भी चाहते हैं कि नहीं, हम निश्चिंत हो जाएं, बच्चे को मोबाइल दे दें, हम भी अपना ऑफिस का कुछ काम निपटा लें या जो बिज़नेस का काम है वो निपटा लें, और बच्चा भी इसी बात का फ़ायदा उठाता है। और मोबाइल में वो होमवर्क करने के बाद इधर उधर की साइट्स का जो भी चीज़ आता है, जिससे कहीं ना कहीं उनके मानसिक पर एक खराब कुप्रभाव पड़ता है। तो हम तो गार्जियन को ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्यों आज स्कूल में मोबाइल नहीं अलाउ किया जाता है, यही कारण है। क्या स्कूल अलाउ नहीं कर सकता है मोबाइल? लेकिन इसीलिए कि डेविएशन बच्चे में ना हो, इसीलिए मोबाइल का प्रयोग मिनिमम से मिनिमम करना है। यह मोबाइल का उपयोग उस समय में स्कूल के द्वारा करवाया जाता था जबकि कोरोना का समय था और उसके थ्रू क्लासेस होते थे। लेकिन जब अब वो समय नहीं है और कोरोना फिर से वापस चला गया है, तो क्यों ना गार्जियन 1 घंटे का भी समय अगर बच्चे के साथ, जिसके प्रेजेंस में ही बच्चा मोबाइल चलाएं, तो इस समस्या को कम से कम आराम से जो है सो 90% लेवल तक कम किया जा सकता है। सर बहुत एक जरूरी। एक बात और पूछना चाहेंगे सर कि जैसे एक तो टर्म आजकल बराबर सुनने के लिए मिलता है कि नई शिक्षा नीति। हम्म। तो शिक्षा नीति में तो निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है सर। तो अभी जो करंट जो वर्तमान में जो हमारी शिक्षा नीति है सर, इसमें क्या खास है सर? देखिए, 1986 में जो शिक्षा नीति था इससे पहले आया था। 34 साल बाद इस बार शिक्षा नीति में बदलाव आया है। पहले जो सिस्टम था उसमें 10+2, शायद आप जानते हो, 12 साल का एजुकेशन रहता था। लेकिन अभी जो सिस्टम है उसमें 5+3+3+4 किया गया है। ये 5 को जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। और इस 5 में सरकार ने 2 तरह का प्लान किया है। एक होता है बाल वाटिका 1 और एक होता है बाल वाटिका 2। बाल वाटिका 1 में नर्सरी, उसके बाद फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, ये 3 साल जो है कोई भी एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर 5 साल में नहीं लेना है, जिससे कि बच्चे में पहले स्कूल जाने के प्रति एक आकर्षण हो। स्कूल ड्रॉप आउट खासकर जो है सो काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। तो हुआ कि नहीं, बच्चे को किस तरह से स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, इसके लिए कहा गया कि ये पहला 3 साल जो है बच्चे सिर्फ खेलेंगे, उनको जो मन होगा वो करेंगे। स्कूल में आकर के अपना हाथ पेंट करें, जो भी है, हो सकता है स्कूल ड्रेस में भी ना आए, उनको किसी तरह से मन लगे। और जब बच्चे को जब मन लगेगा, एक बार जब वो स्कूल का कल्चर आना जाना सीख लेंगे और उसके ऊपर कोई भी एग्जामिनेशन का प्रेशर भी ना दिया जाए। और 1 और 2, ये जो है सो क्लास 1 और 2 ये दिया गया बाल वाटिका 2 का। तो ये बाल वाटिका 1 और 2 में किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं लेना है और बच्चा स्वतः इसके बाद जो है सो नेक्स्ट स्टेज, जो फाउंडेशन स्टेज के बाद का होता है, प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 में चला जाता है। और जिससे कि उसका लर्निंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है, क्योंकि उसको प्रेशर नहीं होता है। जब आप प्रेशर में कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा से अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं और बच्चे में प्रेशर नहीं रहता है। आजकल के गार्जियन में देखा जाता है कि वो रैट रेस, कि मेरा बच्चा सबसे पहले आगे निकल जाए, उस केस में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, जिससे बच्चा भी स्ट्रेस में रहता है, गार्जियन भी स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति की काफ़ी अच्छी पहल है। टीचर के साथ एप्टीट्यूड, और नई शिक्षा नीति में इसको भी आकलन किया गया है कि टीचर्स को 4 इयर्स का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सो उनका +2 के बाद उनको दिया गया है। उनका टीचर का एप्टीट्यूड देखा जाता है कि उनका गेटअप कैसा है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, क्योंकि बच्चा उनसे डरे नहीं, बच्चा उनके जितना नज़दीक आएगा डेवलपमेंट उतना बेटर होगा। लेकिन अभी भी सर, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सर, जैसे कि 10 तक आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, 12 तक ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, जबकि बच्चा का इंटरेस्ट सपोज कीजिए स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है, एक्टिंग में है, लेकिन वहाँ तक वो पढ़ाना ही पढ़ाना है। ये कहाँ तक सही है और इसमें इसको किस पर्पज़ से आगे किया जा रहा है? देखिए, ये आप नई शिक्षा नीति का जो है ये 5 इयर्स का तो आपको क्लियर हो गया। जी। उस 5 इयर्स के बाद जो 3 इयर्स आता है वो है क्लास 3 to 5, जिसमें कि एग्ज़ाम देता है। और आपने जो कहा वो आपको आता है जो क्लास 6 to 8, उसको जो है सो हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। उस स्टेज में वोकेशनल कोर्स दिया जा रहा है कि अगर बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं, पलंग कैसे बनाया गया, कुर्सी टूट गया तो कैसे उसको किया गया, तो उसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इवन कंप्यूटर का कोडिंग भी जो है क्लास 6 to 8 में ही शुरू हो जाएगा।
और उसको मान लीजिए माली का काम जानना है, कारपेंटर का काम जानना है, तो इस तरह के पास जा कर के वो वहाँ सारी जानकारियाँ ले सकते हैं बच्चे, और उसमें इनकलकेट किया जा सकता है। स्पोर्ट्स में ट्रेनर का काम है, तो वो बच्चे को 6 to 8 में ही मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा आपने अभी कहा, जो सेकेंडरी स्टेज का है, आपका दूसरे वाले का आंसर है, सेकेंडरी स्टेज 9 to 12 माना गया, और उस 9 to 12 में अब ऐसा नहीं रहा कि आपको एक ही सब्जेक्ट कम्बिनेशन रखना है। पहले क्या था कि आपका 10th में लगभग सबका कॉमन सब्जेक्ट हुआ करता था, 11th में साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम हुआ करता था। अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब जो है सो एक ही पर्टिकुलर कहलाया जाएगा कि नहीं +2, और उसमें चाहे तो आप एक सब्जेक्ट आप कॉमर्स का ले लें, अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट ले लें, एक जो है हिस्ट्री का ले लें, और एक साइंस का मैथ भी ले लें। ये सब कम्बिनेशन लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो इस नया शिक्षा नीति के हिसाब से बच्चे के मन अनुकूल, उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसा आपने कहा कि नहीं, ये अगर बच्चे का जिसमें मन है, तो बच्चे का जिसमें मन है उस सब्जेक्ट को वो अर्लियर ही चूज़ कर सकते हैं। तो ये इस नए एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत है। और अभी सर देखते हैं जैसे कि किसी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं 1 क्लास 2 क्लास में, तो बच्चों से ज़्यादा बोझ उसके पीठ पे लाद दिया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी रहता है ना, बैग इतना भारी रहता है, और बुक जो कि बच्चों को समझ में उतनी नहीं आती है, उस तरह के देखते हैं बुक, तो उससे बच्चे के लिए क्या असर पड़ेगा, किस तरह से वो लोग कर सकते हैं आगे पढ़ाई? ये एक यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो है पहले भी आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट आया हुआ है उसमें देखा गया है कि ड्रॉप आउट का रेट काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 33% ही हैं जो LKG में एडमिशन लिए और 12 तक पहुंच पाते हैं, रेस्ट जो है सो ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक स्कूल के प्रति इंटरेस्ट कम होते जाता है, और हो सकता है कि कुछ परसेंटेज, जो लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का रिपोर्ट है, 12% गरीबी के कारण अपने बच्चे को आगे नहीं पढ़ा पाते हैं। सरकार ने वैसे कई सारे ऑलरेडी कार्यक्रम्स को रखे हैं कि नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है, राइट टू एजुकेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, हमारे टीचर्स अगर चीज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, तो बच्चे उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेंगे और वो स्कूल आना कम से कम नहीं छोड़ेंगे। और ये ड्रॉप आउट का रेट जो सरकार का है कि 2030 तक इसको हम 0% पर ले आएँ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। सर जो बच्चे जैसे कि पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए साधन नहीं है कि कहीं पर उसको भेज सके, चाहे पैसे की बहुत तंगी है, और माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा उसको एजुकेशन दे, अच्छा पढ़ाई लिखाई, तो क्या आपके स्कूल में अगर उस तरह का रहे तो? मैडम, सरकार ने इसके लिए पहले ही कह दिया है कि जितना भी क्लास 8 तक है, राइट टू एजुकेशन, जी। राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% सीट ऑलरेडी उनके इसमें आप रिजर्वेशन कोटा के तहत दिया जाता है। तो नेचुरली अगर 25% सीट दिया जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी स्कूल में RTE के तहत 25% एडमिशन नहीं लिया जाता है। और नेचुरली अगर 25% लिया जाएगा तो ये समस्या कभी आएगी नहीं कि बच्चे गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छे से अच्छे स्कूल में भी ये रिजर्वेशन दिया जाता है बच्चों को। ये जो नई शिक्षा नीति हमारी है सर, इसमें मीडियम को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है सर, और ये कितना ज़रूरी है या नहीं है सर? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 5 तक के स्टेज को कहा गया है कि आप उसके रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाएं। अगर मान लीजिए बिहार में है, भोजपुर में है, तो आप भोजपुरी में भी उसको पढ़ा सकते हैं। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन में जो देरी हो रही है, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि रीजनल लैंग्वेज में बुक को भी प्रिंट किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे को जब कभी भी उनके मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में बताया जाता है तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसका हम निगेटिव एस्पेक्ट देखें, तो कहीं ना कहीं वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका इंग्लिश वीक होने के कारण जॉब में जब कभी भी वो बाहर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर उनको समस्या आए, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं बन सकता है। ये समस्या वहाँ पर आ जाती है। अदरवाइज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो ये तक कहा गया है कि क्लास 8 तक बच्चा चाहे तो अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में पढ़ सकता है। लेकिन इससे हो सकता है कि आगे चल करके जॉब में कहीं ना कहीं एब्रॉड, जो कोई एब्रॉड जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं उनको बताते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग जो देखते हैं जॉब में, तो चाइना एकमात्र एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि एक ही लैंग्वेज, चाइनीज़ मैंडेरियन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, वहाँ दूसरा कोई लैंग्वेज जो है सो नहीं एप्लीकेबल है। तो वो लोग कहीं भी बाहर में जॉब को प्रोक्योर नहीं कर पाते हैं।
उनका जो है सो आप नहीं देखे होंगे कि इंडिया में कहीं कोई चाइनीज़ जो है सो अच्छी जगह पर है और वो जो है सो रख रहा है। उसका ये कारण है कि वो अपने ही लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रमोट किए हुए है और दूसरे लैंग्वेज को वो बढ़ावा दे ही नहीं रहा है, जिसके कारण ये समस्या वहाँ पे आ रही है। तो हम लोगों को भी थोड़ा इससे सचेत रहना पड़ेगा कि केवल हम लोग रीजनल लैंग्वेज को ही नहीं, नेशनल लैंग्वेज को भी थोड़ा साथ में जरूर रखें, जो कि इस शिक्षा नीति में रखा गया है कि रीजनल ऑब्लिक नेशनल लैंग्वेज। जितने भी स्कूल हैं जो कि आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनके लिए ये बाध्यता नहीं है कि आप रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाएं। गार्जियन जब कभी भी एडमिशन लेने आते हैं तो आप चाहे तो उसको, इंग्लिश मीडियम है तो उसको पहले ही बता दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी, और उसको स्वीकार करते हुए वो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सर एक प्रश्न और भी, ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ सर, जो देखता हूँ समाज में वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ सर। हमने क्या देखा है कि जैसे अभी आपने बताया कि इकोनॉमिकली वीक जो तबका है उनके लिए भी प्राइवेट स्कूल्स में जो है व्यवस्था की गई है, इसमें सिस्टम है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जी जी। लेकिन फिर भी सर बुक्स का और अदर चार्जेज जो है सर, वो इतना ज़्यादा किसी किसी स्कूल का रहता है कि उसको भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो है बुक्स को और अदर चार्जेज को लेकर के कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर? हम जिस ग्रुप में हैं, डीएवी ग्रुप में हैं, आपको बता दें हम लोगों का जो है सो यही भावना रहता है कि शिक्षा, सेवा और संस्कार, इसी तीन पर हम लोगों का संस्थान टिका हुआ है। हाँ, जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने इसके लिए सरकारी विद्यालय जो खोले हुए हैं उसमें तो मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, और आरटी जो कि आपका पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूल्स के लिए लागू होता है, लेकिन वहाँ पर आपको खाना भी फ्री दिया ही जाता है। और जहाँ तक किताब की बातें हैं, सरकार की तरफ से भी वो फ्री में आ ही रही है। तो सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं है, कसर हम लोगों की तरफ से है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम लोग बढ़ावा दें, तब जो है सो कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम में एक बदलाव आ सकता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब 12 के बाद, तो 12 के बाद भी तो बच्चे जैसे कि जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी कोई सिस्टम है क्या कि जिससे न्यू कि एजुकेशन पॉलिसी में इस पर भी काफ़ी चर्चा की गई है, जी। और उसमें ग्रेजुएशन का जो है, अगर आप 1 साल कर लेते हैं तो वहाँ पर सरकार जो है सर्टिफिकेट कोर्स देती है, जी 2 साल कर लेते हैं तो डिप्लोमा कोर्स देती है, अगर आप 3 साल कर लेते हैं तो डिग्री कोर्स, और 4 साल कर लेते हैं तो रिसर्च। पहले जो है सो ग्रेजुएशन में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम लिखते थे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमएससी, एमकॉम हुआ करता था। लेकिन अब ये सारी बातें हट गई हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन का कोई ये नहीं है। आप चाहे तो कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से, चाहे कोई भी कम्बिनेशन आप रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आपने 1 साल पूरा कर लिया और उसके बाद किसी कारण से आप ड्रॉप ले रहे हैं एग्जामिनेशन में, तब आपको अगर पहला साल कंप्लीट हो गया है तो सर्टिफिकेट कोर्स के बाद भी आप चाहे तो लैटरल एंट्री 1 साल का आपका रखा रहा हो क्रेडिट, और आप 2 साल के बाद भी आप आएंगे तो पहला साल आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, जो अभी रिपीट करना पड़ता है। तो ये इसका सबसे बहुत बड़ा ब्यूटी है, और आप सेकेंड ईयर में फिर से आप वहाँ पर दाखिला ले सकते हैं और आपका 1 साल बर्बाद नहीं होगा। इतना ही नहीं, ये भी देखा जा रहा है कि मान लीजिए कोई बच्चा यूपीएससी या बैंकिंग देना चाहता है, तो उसके लिए इसमें चारों में कौन सा चीज़ एप्लीकेबल होगा। तो देखा गया कि जो 3 साल के बाद जो डिग्री कोर्स है जो सरकार दे रही है, तो बच्चे एलिजिबल हैं यूपीएससी देने के लिए या बैंकिंग सेक्टर को देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी वहाँ पर बहुत चतुराई से सरकार ने इस काम को किया है। और जब कभी भी चौथा साल रिसर्च है, रिसर्च उन्हीं के लिए है जो आगे चल कर के हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, और हायर स्टडीज़ में एमए और एमएससी उनका हो रहा है। एमए के लिए या एमएससी के लिए ये वर्ड भी हट गया और उसके जगह पर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्ड दिया गया। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप 4 साल का कोर्स किए हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का ही होगा, और अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 2 साल का होगा। और अभी एमफिल कम्प्लीटली हटा दिया गया है, और पीएचडी करने में 4 साल का अभी भी समय लगता है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट लेवल जो दिया गया है मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। अंत में क्या शॉर्ट मैसेज के रूप में क्या देना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों हम से? तो ये कहना चाहेंगे कि एक ना एक दिन ये शिक्षा पद्धति आएगा, और हम लोग जो सोचते हैं वही होगा। और इसके लिए मैं 4 लाइनों के साथ अंत करना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब जिस दिन किसी दिन हम लोग ये चीज़ अचीव जरूर करके रहेंगे। थक हार कर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दूरदर्शन पूरे परिवार को
अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। अगर आपको अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहिए तो आपको अपने बच्चे को 1 घंटा, जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, अपने बच्चे को देना ही चाहिए और देना ही होगा। चाहते हैं कि बच्चे भविष्य में कुछ करें, तो उनके लिए तो थोड़ी तो करना कुर्बानी देनी पड़ेगा। पड़ेगी ना। तो इतनी सब, ये सब तो ठीक है, कुर्बानी देना पड़ेगा, सब कुछ ये हाँ लोग सही कर बात लेंगे। है, जो पेरेंट्स अरे तो करेंगे कुछ तभी तो बच्चों मनोरंजन को। भी तो इन लोगों का अरे हाँ आइएगा। एकदम एकदम, क्यों नहीं। अभी तो एक लोकगीत हम लोग सुना देते हैं। चलिए ठीक है। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, हे किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार। साँप लटकौने छै होय छै ने डर। साँप लटकौने छै होय छै ने डर। भांगे टपीबै छै, भांगे टपीबै छै तीनों पहर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार। खेती पथारी नहीं बांधे छै घर। खेती पथारी नहीं बांधे छै घर। बसहा पर चढ़ के, यो बसहा पर चढ़ के करे छै सफर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार। सब तो कहे छै सखी बूढ़े छै बर। सब तो कहे छै, सब तो कहे छै सखी बूढ़े छै बर। सब तो कहे छै सखी बूढ़े छै बर। एमहर भवानी के, एमहर भवानी के बाली उमर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, पीबै छै जहर। सखी गोरी के बार किछ नहीं बुझै छै, हे
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है और इससे आप बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। आप इससे बहुत कुछ सीखकर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजा रोड, पटना 8,01,000। आप हमें ईमेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ हमें और विकास जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।